मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो है डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। इससे पहले वाले जो क्लास लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था कि आपको डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर, जो डबल हेलिक्स, वाटसन और क्रिक ने उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो दिया है उसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना था। तो आप लोगों ने वो कलर डायग्राम ड्रॉ करके मुझे सेंड कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो लोग, अब उनको टाइम नहीं दिया जाएगा, वो लोग सेंड करें या ना करें। इसके साथ ही जो डीएनए रेप्लिकेशन का हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उस रेप्लिकेशन की प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेप्लिकेशन होता क्या है। रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए अपनी खुद की कॉपी बनाता है, यानी डीएनए अपनी खुद की रेप्लिकेशन करता है, अपनी खुद की ज़ेरॉक्स बनाता है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन इट्स अ प्रोसेस इन विच डीएनए मेक्स इटसेल्फ। ठीक है, तो अपनी खुद की कॉपी बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। अगर हम बात करें कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती कहाँ है, तो ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस में होती है। न्यूक्लियस के अंदर जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तो वो कब हम उसको देख सकते हैं या कब वो स्टार्ट होती है, तो आपको मैंने सेल साइकिल पढ़ाया था और उस सेल साइकिल के अंदर जो डिफरेंट स्टेजेस थी, G1, S, G2 और M फेज़, उसमें जो सिंथेटिक फेज़ होती है, सिंथेसिस फेज़, S फेज़ के अंदर ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। इस केस में यहाँ जब आज की क्लास में हम रेप्लिकेशन के प्रोसेस को समझ रहे हैं तो हम प्रोकैरियोट्स के केस में उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस प्रोकैरियोट्स के केस में रेप्लिकेशन थोड़ा सा इजी होता है कंपैरेटिवली यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जो डिफरेंस होता है वो आपको टर्मिनेशन पर देखने को मिलेगा, इनिशिएशन पर देखने को मिलेगा। बाकी इलॉन्गेशन तो प्रोकैरियोट्स की जैसे ही होता है, पॉलीमराइजेशन भी प्रोकैरियोट्स की तरह ही होता है। तो यहाँ आज हम रेप्लिकेशन के सबसे पहले स्टेप्स देखेंगे, देन जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स देखिए। सबसे पहला स्टेप्स है एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। हमें वो एंजाइम चाहिए, उनका सिंथेसिस होना ज़रूरी है, वो एंजाइम जो कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को करते हैं। तो फर्स्ट में हम उन एंजाइम को डिस्कस करेंगे। देन डीएनए स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड टर्मिनेशन। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, यानी कहाँ से बना है, डीएनए का ओरिजिन कैसे हुआ है, और उसके साथ में जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो गई है, यानी इनिशिएशन, रेप्लिकेशन का इनिशिएशन और फिर रेप्लिकेशन का एंडिंग, जो टर्मिनेशन जिसे हम कहते हैं, वो प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और उसका एंडिंग किस तरीके से हो रहा है। थर्ड स्टेप है डीएनए पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि जो हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मतलब जिसमें शुगर हो, फॉस्फेट ग्रुप हो और उसके साथ में हमारे पास में नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन्स और पिरामिडेंस हो, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स जाकर के पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को करते हैं। और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में डीएनए टेम्पलेट पर प्राइमर का ऐड होना होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंसिंग जो होगी वो जाकर के डीएनए टेम्पलेट पर ऐड होगा और जिससे रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, आगे हम डिस्कस करेंगे, उसकी खुद की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पॉलीमराइजेशन मतलब डीएनए का पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू एक्टिविटी करना, या हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जा कर के ऐड हों डीएनए टेम्पलेट पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस। देन फोर्थ स्टेप है रेप्लिकेशन का ओवरव्यू। हम इस पे रेप्लिकेशन ओवरव्यू पर भी बात करेंगे, यानी फर्स्ट है रेप्लिकेशन ओवरव्यू और इनिशिएशन पॉइंट, यानी रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग फेज, प्रारंभन। देन रेप्लिकेशन ओवरव्यू और इलोंगेशन, जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस चल रही है, स्टार्ट हो गई है, आगे वो इलोंगेट करेगी, उसका दीर्घीकरण होगा। लास्ट है
रेप्लिकेशन ओवरव्यू और टर्मिनेशन। रेप्लिकेशन हुआ है तो एंड भी होगा, तो उसका जो एंडिंग है, रेप्लिकेशन रुक जाता है, उस प्रोसेस को हम टर्मिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो हम टर्मिनेशन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है एंजाइम्स, तो हम पहले डिफरेंट एंजाइम को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। तो यहाँ हम 6 डिफरेंट एंजाइम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डीएनए हेलिकेज, देन डीएनए पॉलीमरेज, देन एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। देन टॉपोआइसोमरेज, देन डीएनए लाइगेज और लास्ट है हमारा प्राइमेज। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, इसीलिए ये इनिशिएशन के प्रोसेस में भी सबसे पहले काम करता है। डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या काम करता है? ये डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो जहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना होगा, ये उस एरिया पर उस दोनों स्ट्रैंड्स को फ्री करवाने का काम करता है, अनबाइंडिंग कर देता है। तो ये क्या करेगा? अनवाइंड्स द डीएनए डबल हेलिक्स एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। आपने देखा होगा कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो इस तरीके से वाई शेप के आपके फ्रेगमेंट्स में होता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हमने पढ़ा है। तो ये जो वाई शेप जो फॉर्क स्ट्रक्चर बन रही है, ये हमारी रेप्लिकेशन फॉर्क है। तो ये क्या करेगा? ये हेलिकेज एंजाइम जो है ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड पर जाकर के अटैच्ड होता है और अटैच्ड होने के बाद में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने का, अनवाइंडिंग करने का काम करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो कि इनिशिएशन प्रोसेस में हमारे साथ में स्टार्टिंग में ज़रूरी होता है। देन सेकेंड एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। व्हाट इज़ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम? पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए के पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और डीएनए के पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि वहाँ पर प्राइमर ऐड होगा और वो प्राइमर ऐड होकर के ही रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर पाता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खुद की कैपेसिटी नहीं होती कि वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर सके, इसलिए इसे एक प्राइमर की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा डीएनए टेम्पलेट है, यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो हमारे सेकंड स्ट्रैंड है उस पर हमें प्राइमर ऐड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो प्राइमर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो सीक्वेंसिंग है ACGT, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमर में सीक्वेंसिंग होगा वो A का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस C प्रेजेंट होगा, C का G प्रेजेंट होगा, G का C और T का A, इस तरीके से सीक्वेंसिंग होती है। और इस प्राइमर की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी ये है कि इसके जो 3 प्राइम एंड होता है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी कारण ये प्राइमर आगे चल करके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाता हुआ न्यूक्लियोटाइड्स का इलोंगेशन कर देता है, उन्हें ऐड करता चला जाएगा। तो ये प्राइमर जो है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ बिल्ड्स अ न्यू डुप्लेक्स डीएनए स्ट्रैंड बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ प्राइमर। यहाँ पर जो एंजाइम रोल प्ले करता है इस प्राइमर के लिए वो ये प्राइमेज एंजाइम ही है। ये प्राइमेज एंजाइम ही यहाँ पर ऐड होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 3rd नंबर पर हमारा प्राइमेज एंजाइम होता है फंक्शन में, क्योंकि ये सेपरेट हुए हेलिकेज से, देन प्राइमर पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए प्राइमर की एडिंग होना ज़रूरी है। ये प्राइमर जो एंजाइम है वो प्राइमर को ऐड करता है 3, और जो प्राइमर फंक्शन करता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर फंक्शनिंग करता है। न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन जो करेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पर करेगा, और 3 प्राइम एंड जो है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए ये प्राइमर ऐड होकर के उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को बनाता है। तो बिल्ड्स अ न्यू डुप्लेक्स डीएनए स्ट्रैंड बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में नया सीक्वेंस का बनना होता है।
देन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन या एसएसबी प्रोटीन, ये क्या करता है, ये बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ बाइंड होता है एंड प्रिवेंट द डीएनए डबल हेलिक्स फ्रॉम रीएनेलिंग। देखिए जो रीएनेलिंग का मतलब होता है कि क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच में जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के कारण आपस में वापस से रिकॉइल्ड हो सकते हैं, उनमें ये कैपेसिटी होता है कि वो रिकॉइल्ड कर सकते हैं। तो ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंड प्रोटीन क्या करेगा, ये स्ट्रैंड को रोके रखता है कि वो दोबारा से रिकॉइल्ड ना हो सकें। उसके साथ ही ये फ्रॉम रीएनेलिंग आफ्टर डीएनए हेलिकेज अनवाइंडेड, जब डीएनए हेलिकेज जो है वो इसे अनवाइंड करता है, दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन करने का काम करता है, अनवाइंडिंग करता है, तो ये एसएसबी प्रोटीन क्या करेगा, उन दोनों को दोबारा रिकॉइल्ड होने को रोक करके रखेगा, रिकॉइल्ड नहीं होने देगा। देन टोपोआइसोमरेज, ये टोपोआइसोमरेज क्या काम करता है, रिलैक्स द डीएनए फ्रॉम इट्स सुपर कॉइल्ड नेचर, ये डीएनए को रिलैक्स करता है जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है उसके दौरान। देखिए जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलता है तो कुछ बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ये डीएनए टेम्पलेट है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, तो यहाँ पर बबल फॉर्म हो जाते हैं। जब ये बबल फॉर्म होता है तो आगे का जो स्ट्रैंड्स बन रहे हैं वो इस तरीके से लीनियर ना होकर के इस तरीके से बंच बना लेते हैं, तो यहाँ पर ये बंचिंग होती है जिससे टेंशन क्रिएट होता है और उस टेंशन क्रिएशन से डीएनए डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए ये टोपोआइसोमरेज वर्क करेगा कि यहाँ जो बबल क्रिएट हुआ है, बबल के कारण यहाँ पर जो इस तरीके से नोच बन गई है, नोड का फॉर्मेशन हो गया है, तो ये इसे रिलैक्स करने का काम करता है। रिलैक्स द डीएनए फ्रॉम इट्स सुपर कॉइल्ड नेचर, क्योंकि डीएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ कनेक्ट हो सकता है तो ये रिकॉइल्ड हो जाएगा, इसीलिए इसे रिकॉइल्डिंग से बचाने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है वो वर्क करता है। देन हमारा डीएनए लाइगेज, ये एक तरीके का ग्लू है, एक तरीके का गम है गॉन, जो कि रीएनेलिंग द सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड्स एंड जॉइंट्स ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड्स, ये रीएनेलिंग का प्रोसेस करता है। जैसे मान लीजिए हमारे डीएनए का टेम्पलेट है, अब हमारे इस डीएनए के टेम्पलेट में दो तरीके से ब्रेकडाउन हो सकता है, यानी ये डीएनए का टेम्पलेट जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बना हुआ होता है, तो अगर या तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही ब्रेकडाउन हो जाए तो ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इस निकिंग को, ये क्या कहलाता है, निक, इस निकिंग को सील करने का काम करेगा। या फिर कई बार ये तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इसकी निकिंग को फिल करने का काम करेगा। या फिर डीएनए टेम्पलेट पर कोई गैप हो जाए, गैप हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स मिसिंग है, तो न्यूक्लियोटाइड्स को जो मिसिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ऐड करने का काम तो डीएनए पॉलीमरेज कर देगा, पॉलीमराइजेशन के थ्रू प्राइमर ऐड करके, और फिर जो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ है इसको सील करने का काम फिर से क्या करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम करेगा। तो रीएनेलिंग द सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रैंड्स एंड जॉइंट्स ओकाजाकी फ्रैगमेंट, जब हम रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि दो तरीके के स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है, एक पर तो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड्स बनते हैं और एक पर कंटिन्यूस स्ट्रैंड्स बनते हैं। तो जहाँ पर डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड्स बन रहे हैं उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड्स बोलते हैं, और इसी लैगिंग स्ट्रैंड्स में ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहलाते हैं। ये सारा ये जो है ये फ्रैगमेंट्स क्या कहलाते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और ये लीडिंग स्ट्रैंड्स है, लीडिंग स्ट्रैंड्स पे कंप्लीट डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है और कंप्लीट डीएनए का कॉपी बनती है रेप्लिकेशन की प्रोसेस के थ्रू। तो इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को फिल करने का काम भी डीएनए लाइगेज ही करता है। लास्ट है हमारा डीएनए जो हमारा प्राइमेज एंजाइम, ये प्राइमेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ एक्टिविटी करता है। बेसिकली देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो हमने 3 तरीके के पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, फर्स्ट सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो सबसे ज़्यादा जिसकी
जिसकी कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी को करता है, उसे हम डीएनए थर्ड टाइप का पॉलीमरेज कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डीएनए जो थर्ड मतलब डीएनए थर्ड पॉलीमरेज है वो ये क्या करता है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पर न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ ही ये जो फंक्शन है, ये डीएनए प्राइमेज जो है एक इम्पॉर्टेंट वर्क करता है जिसे हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब क्या है, यहाँ पर स्ट्रैंड तो बन रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम पर, लेकिन ये 3 प्राइम से 5 प्राइम पर प्रूफ रीडिंग का काम भी करता है कि कोई न्यूक्लियोटाइड्स का गलत सीक्वेंस तो नहीं ऐड हो गया है उसे देखने के लिए। तो ये प्रूफ रीडिंग भी करता है और उसके साथ ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर ये ऐड करने के जो डीएनए का नया स्ट्रैंड्स है उसमें न्यू स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअल में प्राइमेज जो है वो एक तरीका पॉलीमरेज एंजाइम ही है जो आरएनए को ऐड करता है या डीएनए का जो स्ट्रैंड्स है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है। तो ये है हमारा आज की क्लास का टॉपिक जिसमें हमने डिफरेंट एंजाइम को डिस्कस किया है जो कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। कल की क्लास में हम इस प्रोसेस को आगे के स्टेप्स को हम पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।